नमस्कार प्रिय भारतवासियों। संविधान हीरक जयंती वर्ष में संवैधानिक हक अधिकार के लिए 12 मई 2025 को शहीद स्मारक भवन रायपुर में राज्य स्तरीय आम सभा रखा गया था। मानव समाज, मैं सतनामी समाज जिला धमतरी अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे सर के साथ गया था। तो मानव समाज यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। सभी मौजूद हैं। अजाक्स के पूरी प्रांतीय बॉडी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ विद्युत विभाग और इस बीच में मैं विशेष तौर पे ये कार्यक्रम जो दूर दूर से आए हैं उन साथियों को भी मैं कहूँगा, जो अजाक्स के हमारे वरिष्ठ और सबसे बड़े अच्छा अभी गुरुदेव जी को लाने गए हैं। मैं सादर अनिल कुमार बनर्जी को यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूँगा और अपने चूँकि जैसे मैंने बताया कि 4 संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले अपनी बात रखेंगे, क्योंकि चारों लोगों को समाज को बताना होगा, समझाना होगा और समाज तक ले जाना होगा। इन्हीं विषयों को लेकर के मैं अनिल कुमार बनर्जी को आमंत्रित करता हूँ कि विषय क्रमांक 4, जिसमें ये है कि 2.5 लाख रुपये की आय सीमा को समाप्त करना, इन विषय को लेकर के आप आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी और डॉक्टर अमित मेरी जी से निवेदन करूंगा कि आप धर्मगुरु पूज्य गुरु बालदेव साहब जी का अध्यक्ष हैं। बनर्जी जी अपनी बातों को रखेंगे। 2.5 लाख रुपए की आय सीमा समाप्त करना कहाँ तक जरूरी है। जो हम लोगों के ऊपर कैपिंग किया हुआ है कि 2011 से कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी वाले जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। जब स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है तो पढ़ाई कैसे होगी। इन विषयों पर प्रकाश डालने के लिए अनिल कुमार बनर्जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण एवं सामने उपस्थित सभी आदरणीय समाज और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सभी को तथागत बुद्ध की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से हम लोग को ये अवसर मिला है कि हम इतने बड़े हॉल में रायपुर के हृदय स्थल पे एक साथ बैठकर हमारी संवैधानिक अधिकारों के बारे में विचार मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, यहाँ आप समाज के प्रतिनिधि के उपस्थित हैं, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए ताली बजाएं। मैं आपको सबका स्वागत करता हूँ चारों संगठनों की ओर से। और मुझे जो एक विषय दिया गया है आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उसको मैं अपनी समझ और ज्ञान के हिसाब से आप सबके सामने रख रहा हूँ। आज का जो हमारा नौ विषय हमने विचार मंथन के लिए रखा हुआ है कि हम अभी तक जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफा है। कहीं कोई किसी मुद्दे पर समाज लड़ रहा है, किसी मुद्दे पर सामाजिक संगठन लड़ रहा है, लेकिन ऐसे में हमारा जो एकता है वो भी नहीं दिखती। दूसरा जो है शक्ति जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो उसका जो जैसा प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव भी नहीं पड़ पाता। इसलिए अभी हम लोगों ने ये 4 जो कर्मचारी संगठन है, अजाक्स, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी अधिकारी आरक्षित वर्ग कर्मचारी संघ और सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन, चारों संगठनों ने मिलकर यह तय किया कि हम एक मंच पर साझा
विचार करके और हमारी जो संवैधानिक अधिकार है उस पे समाज को भी जोड़ते हुए उसको प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आपके सामने इस रूप में आज केवल आप लोगों के साथ परिचर्चा करने के लिए हमने ये आयोजन किया है कि हमारे जो संवैधानिक हक और अधिकार के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, जो लगातार कम किए जा रहे हैं या समाप्त करने का कोशिश हो रहा है, उस कोशिश को रोककर हमारा जो वास्तव में संविधान में जो हमारे लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी पर विचार मंथन के लिए हमने ये आयोजन किया हुआ है। तो आज का मेरा विषय है कि जो हमारे बच्चों को जो छात्रवृत्ति, शिक्षा और कई मामले में जो जब आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है तो उसकी जो सीमा है सरकार ने 2.5 लाख रुपये रखी है SC/ST की। जब बच्चों को छात्रवृत्ति की जरूरत पड़ती है तो 2.5 लाख से ऊपर का जो आय वर्ग है उस परिवार के बच्चों को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। आज की स्थिति में आप एक 4th क्लास कर्मचारी अगर कहीं कोई स्वीपर है, भृत्य है, चपरासी है, उसका भी वेतन जो है 4 लाख से ऊपर है सालाना। और जो इन्हीं वर्गों के लोग बच्चे ही पढ़ लिख पाए हैं। गांव में तो अभी भी हमारे गांव के बच्चे का अगर आप साला छोड़ने वाले बच्चों को परसेंटेज देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा है। वो गांव में जितना उसके लिए शिक्षा उपलब्ध है उतना तक ही पढ़ पाता है। उसको शहर में आने के लिए अभी भी बहुत बड़े सपोर्ट की और क्रेडिट टू सोसाइटी की ज़रूरत है। तो उसकी जो आय इतनी नहीं होती है कि वो जो शहर में आगे पढ़ सके, तो आप उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आय की जो सीमा 2.5 लाख रुपया रखी गई है उसको सरकार जो है कम से कम आज की परिस्थिति को देखते हुए 8 लाख जैसे EWS के लिए आप नौकरी जो वर्ग जो है शुरू से 100% आरक्षण लेता आया है और जो है शुरू से साधन संपन्न रहा है, जो देश की 95% संसाधन पे जिनका कब्जा है, उनके लिए नौकरी के लिए आय की सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये क्या होता है भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? जो लोग जो है सैकड़ों साल से हर संसाधन में कब्जा करके रखे हुए हैं उनके लिए 8 लाख की आय सीमा। और हमारा जो समाज है हजारों साल से दबा कुचला और अत्याचार और सभी प्रकार के मतलब कहना चाहिए कि ये अत्याचारों से पीड़ित समाज है, जिनके पास 2 टाइम के खाने के लिए दाना नहीं है, सही तरीके से पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है। आज तो ऐसा है कि जो हरित क्रांति आई तो लोगों में हमारे देश में अन्न का उत्पादन थोड़ा ठीक ठाक हो गया, तब लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। लेकिन भूखे नहीं मर रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो साधन संपन्न हो गए। अभी भी हमारी जो 99% जनसंख्या है अभी भी गांव में रहती है, बहुत ही गरीबी में और बहुत बुरी स्थिति में जो जीवन यापन कर रही है। आप जब कहीं भी शहर में जाए चाहे गांव में जाए, अगर आप देखेंगे कि एकदम गरीब बस्ती है जो स्लम एरिया है वो 99% हमारे लोगों का है। उनका आप जीवन स्तर देखिए, खाना तो जैसे तैसे मिल जा रहा है, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य का स्तर देखेंगे, जीवन उनका कपड़ा लत्ता का स्तर देखेंगे, उनका शिक्षा का स्तर देखेंगे तो आज भी 0 है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार उनको आर्थिक सपोर्ट करती है तो हमारा समाज जो है आगे बढ़ सकता है। आप देखिए कि आज KG1 का भी अगर अच्छे स्कूल में, जिसको आप अच्छे स्कूल बोलते हैं, सरकारी स्कूल तो लगभग समाप्त होते जा रहे हैं और धीरे धीरे अगले 5-10 साल में पूरा जो है समाप्त होने की कगार पर पहुंच चला जाएगा। वैसी कॉलेज की भी स्थिति है। आप ये देखते हैं कि अच्छा स्कूल अगर आप देखते हैं, कोई निजी स्कूल या कोई ढंग के स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसका फीस भी लाखों से ऊपर है। जिनका जो है आय जो है पूरा 2.5 लाख रुपया को अगर आप
संपन्न वर्ग मानते हो, उनके बच्चों को आप छात्रवृत्ति से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता से वंचित करते हो, तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं? ये तो मैं KG1, KG2 प्राइमरी और मिडिल स्तर के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि एक एक स्कूल में आप चले जाइए, DPS जैसे में जाइए, 2.5 लाख रुपए की सालाना फीस है। जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचते हैं इंटर पास करके, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तो 10-10 लाख 20 लाख रुपए फीस है। अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लगता है तब प्राइवेट कॉलेज में अपने मेडिकल की पढ़ाई करा सकता है अपने बच्चे को। MBA की पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं। तो 2.5 लाख रुपया जो कमाने वाला परिवार है, उसको आप जो है सब सुविधा से वंचित कर दे रहे हो। ये हमारे समाज के लिए सोचने की बात है। 2011 आज से मतलब लगभग 15 साल पहले ये 2.5 लाख की आय सीमा जो है सरकार ने तय की हुई है कि 2.5 लाख से जो ऊपर का जिसका भी आय है उसको जो है हम छात्रवृत्ति नहीं देंगे, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देंगे। आज 11 से लेकर 2025 तक 14-15 साल हो गए हैं। इस बीच में आप देखिए, जिस चीज़ का कीमत 2011 में अगर 5 रुपये रहा होगा, आज वो 50 रुपये हो गए। तब 10 रुपये किलो चावल मिलता था, 50 रुपये किलो चावल मिले। तब 40 रुपये लीटर तेल था, आज 150 रुपये तेल है। मतलब कई गुना महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में 2.5 लाख का जो आय सीमा है वो शिथिल करने का, समाप्त करने की जरूरत है। हमारा वर्ग जो है बहुत ही गरीब, पीड़ित और शोषित वर्ग रहा है। हमारे महापुरुषों के ने कहा है, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, मन के एक समान। ये इसके 2 मायने हैं। एक तो हर आदमी बराबर है, और दूसरा जो संसाधन है वो भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। आदमी को तो आप समानता की बात करते हैं, लेकिन संसाधनों में बराबरी की बात कब आएगी? बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने गुरु घासीदास जी की बात को ही संविधान में लिया, भगवान बुद्ध की बात को भी संविधान में लिया। हमारे जितने महापुरुषों की बात है, समता समानता की बात है, वो सब महापुरुषों की बात, बुद्ध, कबीर, रैदास, गुरु घासीदास जी, सबकी जो वाणियाँ हैं, जो उन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया, जो समाज में जागरूक के लिए काम किया, उन्हीं विचारों को उन्होंने अपने संविधान में रखा। और संविधान भी कहता है कि हमारे लोगों के बीच समता, समानता, अवसर की समता होना चाहिए, मतलब सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। तो सबके लिए समान अवसर कहाँ है? हमारे लिए 2.5 लाख की आय सीमा और सवर्णों के लिए 8 लाख की आय सीमा। मतलब आप एक रेस करवा रहे हो, एक का पैर टूटा हुआ है, लंगड़ा है, और दूसरा जो है खा पी के हष्टपुष्ट है, दोनों एक साथ एक ट्रैक में दौड़ा रहे हो और उम्मीद करते हो कि जो लंगड़ा व्यक्ति जो है जो दोनों पाँव वाले की बराबरी कर ले। तो संभव है क्या? तो मेरा ये समाज से आग्रह है कि इन बातों को जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधि मिलते हैं, हमारे समाज को वो भी इन मुद्दों को जो है शासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुँचाए और इस जो सीमा है उसको हटाने के लिए जो है काम करें। और यही कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सचिन। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए संविधान के हीरक जयंती वर्ष में संवैधानिक हक अधिकार के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच के अतिथिगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सामाजिक गण, SC ST के साथीगण, आप सबको मेरा जय जोहार। साथियों, बाकी मुद्दों पे हमारे आर्य ध्रुव साहब, बनत साहब ने अपनी बातें रख दी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले जो है आरक्षण पर ही रिलेटेड है। आप सबको बताना चाहूंगा, जैसे कि बनत जी ने कहा, आरक्षण एक ट्रैक है। उस ट्रैक पे दबे कुचले पिछड़े हुए लोगों के लिए बोगी आरक्षित है, और उसमें कोई फर्जी आदमी जो है बगैर टिकट के बैठ जाए तो
हमारे हक अधिकार तो छीने जाएंगे ना। इसलिए हम लोग लगातार फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीच में उच्च स्तरीय छानबीन समिति आई जिसमें बहुत सारे फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी फाइंड आउट हुए, लेकिन ये उच्च स्तरीय छानबीन समिति एक चारागाह टाइप का हो गया है और हम लोग जैसे वो बिल से चूहा को निकालते हैं ना, वैसे बिल से चूहा को निकाल के सामने लाए तो वो उन चूहों को वो चारा बना लेते हैं, वो दूहने लगते हैं कि ये फर्जी अच्छा है, फंसा है, और उनसे पैसा लो और सेटिंग करो। आज तक कोई भी फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी नौकरी से बाहर नहीं हो पाए हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ लगातार चल रही है, लेकिन जो सफलता हमको मिलना चाहिए वो सफलता कहीं नहीं मिला है। सरकार में आज IAS अधिकारी तक के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी बन के नौकरी कर रहे हैं। एक चपरासी तक आज नौकरी से बाहर नहीं हो पाया। ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारे मौकों पे हम सरकार को अवगत कराते रहे हैं, चाहे वो माननीय भूपेश की सरकार हो या चाहे वर्तमान सरकार हो। स्थायी कमेटी का गठन ले दे के अभी हुआ है, लेकिन उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। स्थायी कमेटी की बैठक जो ट्राइबल मिनिस्टर की अध्यक्षता में होता है, उसमें इसका समाधान संभव हो सकता है, लेकिन बैठक ही नहीं हो रहा है। पिछले माननीय भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक भी बैठक नहीं हुआ। तो इन समस्याओं का समाधान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी तरफ फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों के खिलाफ इतनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो नए फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों को नहीं आना चाहिए। नए फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी धड़ल्ले से आ रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण सरगुजा का एक मांझी मल्ला जो केवट होता है, उन्होंने आदिवासी का प्रमाण पत्र बना के जज बन गए, उनके पिताजी भी जज बन गए हैं। वैसे ही गरियाबंद में अति पिछड़ी जनजाति कमार का सर्टिफिकेट लेके वो डिप्टी कलेक्टर बन गई है, SDM बन गई है। मंत्रालय में कई सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। पिछली सरकार में हम लोगों ने एक बैठक रखे थे मंत्रालय में, जिसमें माननीय मंत्रीगण थे और राज्य सरकार के अधिकारी लोग थे। हम लोगों ने कहा कि जब तक फर्जी बाहर नहीं होगा तब तक आदिवासियों का भला होने वाला नहीं है। तो बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं सर। वहाँ का जो सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव है, हमने कहा कि महोदय आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? आपके ही विभाग में आपके ही नीचे अधिकारी कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारण करके नौकरी कर रहे हैं, आप उसको बाहर नहीं कर रहे हैं, तो बाहर में क्या कार्रवाई करोगे? उसी दिन 26 का हमारा आंदोलन था, 26 जुलाई को। अब 25 जुलाई को एक आदेश निकलता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी उनको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी चपरासी बाहर नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कुल लगभग 6 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं, जिसमें से आधी आबादी 3 लाख के आसपास अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हैं। हमको दुनिया भर इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। यदि ये अधिकारी कर्मचारी में से 1 लाख अधिकारी कर्मचारी ही संगठित हो जाए, तो उस दिन हमारे जितने भी मुद्दे हैं उनको सरकार कोई रहे, चाहे ये रहे चाहे वो रहे, हमारी बातों को दुनिया की कोई भी ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों, हम सबको
इन समस्याओं का यदि सही मायने में समाधान चाहते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने अधिकारी कर्मचारियों को संगठित करने की जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि हम प्रथम पंक्ति पर बैठे हुए लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। वो गांव में खेती कर रहा है, महुआ बिन रहा है, तेंदू पत्ता कलेक्ट कर रहा है, उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप सब इन सब बातों को ले जाके गांव तक बताइए। और जिस दिन हम राजधानी रायपुर में 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, उस दिन हमारी बातों को दुनिया की कोई भी ताकत नजरअंदाज नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बातें बहुत सारी हैं, मुझे केवल फर्जी जाति प्रमाण पत्र पे बोलना था, इसलिए मैं अपनी बातों को रख दिया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए नासूर है। ये हमारे बच्चों का जो नौकरी में आना चाहिए, यदि फर्जी बाहर, फर्जी मतलब एक फर्जी बाहर आता है तो उनका परिवार आता है, उनके साथ पूरा कुनबा आता है, तो बहुत सारे बच्चों का हमारा भला हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कर्मचारी चाहे तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक के लोग आपके निहित हैं और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सादर वेलकम करता हूं आपको इन विषयों के साथ कि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कैसा है और क्यों ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने, आप देख तो रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के हम लोग सारा चीज बनाते हैं, करते हैं, उसके बाद हमको क्या मिलता है, इन विषयों पर भी आप फोकस डालिएगा। मैं ससम्मान आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर साहब और इस मंच पे इन विषयों के साथ। थैंक यू। आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सतनामी समाज के धर्मगुरु राजागुरु गुरु बालदास साहेब जी, ये बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य की बात है कि आपकी उपस्थिति हमारे कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठन के बीच में जो एक सेतु के रूप में आज हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, उसमें आप उपस्थित हुए। मैं आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठे हमारे कर्मचारी यूनियन के सर्व अनुसूचित जाति समाज के हमारे अध्यक्ष एवं हमारे कर्मचारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास शासकीय सेवक संघ के प्रांताध्यक्ष RN गुरु साहब, हमारे विद्युत मंडल के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय RN गुरु साहब, हमारे सोशल जस्टिस के प्रांताध्यक्ष आदरणीय बनत जी एवं जितने भी हमारे कर्मचारी समूह के यहाँ पर बैठे हुए प्रांतीय सचिव हैं, प्रांतीय महामंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हमारे अध्यक्ष के बहुत सारे जिलाध्यक्ष जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे प्रांतीय महामंत्री जी बैठे हैं, हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री जी, हमारे प्रांतीय सचिव जी, जैसे सबके सब बैठे हैं, वैसे ही हमारे सभी कर्मचारी संगठनों के जो आए हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सामाजिक क्षेत्र में भी जो बेहतर काम करने वाले जो हमारे समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के जो महान विभूति हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपने जीवन समर्पण किया, वो सभी आज बैठे हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बुद्धिजीवी को भी, हमारे मातृशक्तियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। निश्चित तौर से मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो सुनाते रहते हैं, जितने भी कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो तो जब से बने हैं तब से सुना ही रहे हैं समाज को। आज हमारी बारी जो है समाज को सुनने की है, इसलिए हमारे समाज प्रमुखों के बीच और हमारे कर्मचारी यूनियन के बीच में जो एक सेतु का जो हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो समाज तक नहीं पहुँच पाते हैं और समाज को जो हमारे विरोधी वर्ग ये बरकरार दिया जाता है कि आरक्षण का मुद्दा तो कर्मचारियों का है, आपको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है।
और समाज भी बहुत आसानी से यह समझ जाता। बात तो सही कह रहा है डॉक्टर भारती, अगर कोई कर्मचारी है तो उसका बेटा ही आएगा सर्विस में या उसका नाती आएगा सर्विस में, हम लोगों के बच्चे कहाँ आएंगे सर्विस में। तो जो मुद्दे को समाज को अपने हाथों में उठाना चाहिए वो मुद्दा दब जाता है जमीन के नीचे, और उसका कारण भी है। हम लोग 4 संगठन के प्रमुख बैठे हैं, अभी हमारे आर्यन ध्रुव साहब बोल रहे थे 1 लाख हम लोगों की कर्मचारियों की अगर कोई तादाद देखा जाए SC ST की तो लगभग 3.5 लाख कर्मचारी छत्तीसगढ़ में हैं। और वो कर्मचारी ही 3.5 लाख अगर कोई एक जगह में खड़े हो जाए तो आप मान के चलो कि सरकार की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, मैं आजाद से कहूँ तो मैं अपने आप को बड़े मान रहा था कि मैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो एक दिशा की तरफ मैं दौड़ रहा था। हमारे आदिवासी शासकीय सेवक संघ के हमारे अध्यक्ष आर्यन ध्रुव साहब बैठे हैं, वो बोले आदिवासी तो यहाँ 32% है, तो मैं सबसे बड़े संगठन हूँ, तो वो एक दिशा की तरफ वो दौड़ रहे थे। उसके बाद हमारे विद्युत कर्मचारी संगठन है, वो भी बोले हम लोग तो पावर जनरेट करते हैं समाज में तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले तो हम हैं, तो वो भी एक दिशा पकड़ लिए, वो भी दौड़ रहे थे एक दिशा की ओर। और हमारे जो सोशल जस्टिस हैं वो भी दौड़ रहे थे एक दिशा की ओर, हम तो जानकार रखते हैं कानूनी का। तो उससे क्या हो रहा था कि लक्ष्य की तरफ हम लोग नहीं भाग रहे थे, हम लोग कोई पूर्व की तरफ भाग रहे थे, कोई पश्चिम की तरफ भाग रहे थे, कोई उत्तर की तरफ भाग रहे थे, कोई दक्षिण की तरफ भाग रहे थे। उसके कारण हमारी जो एक संगठित ताकत जो होनी चाहिए इस प्रदेश में वो ताकत नहीं बन पा रहा और ताकत अनावश्यक खर्चा भी हो रहा था। तो इन सब चीजों को चिंतन मंथन करने के बाद हम लोग बैठे कि अब ताकत सकारात्मक दिशा में, सही दिशा में हम लगाएं। हमारा लक्ष्य जो है रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण हमें नहीं मिला है। कोई भी अगर बोलता होगा ना कि आरक्षण हमें मिला है करके, तो मैं बोलता हूँ आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण कुछ वर्गों को मिला है, जो उच्च वर्ग है, जो तथाकथित सवर्ण है, उनको आरक्षण मिला है इस देश में। आरक्षण हमें नहीं मिला, इसलिए हर बार हमारे आरक्षण का जो रिप्रेजेंटेशन उसका विरोध करता है। आप देख लीजिए औद्योगिक क्षेत्र में किसकी हकदारी है, शिक्षा के क्षेत्र में किसकी हकदारी है, प्रशासनिक क्षेत्र में किसकी हकदारी है, व्यवसायिक क्षेत्र में किसकी हकदारी है। आरक्षण तो उनको मिला है इस देश में। बाबा साहब ने तो बस यही कहा कि भाई ठीक है सारे आरक्षण आप रख लो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप 3 लोग हो तो हमारा भी 1 लोग तो आपके पास आ जाए जो काम आप कर रहे हो उसमें। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में रिप्रेजेंटेशन, आप पढ़ोगे कहीं पर देखोगे तो वो आरक्षण की हिमायती नहीं थी, प्रतिनिधित्व की हिमायती थी कि इस देश के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को हर विषय पे जानकारी रखने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक सेवा में, चाहे प्रशासनिक में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। क्या हमें प्रतिनिधित्व मिला? आज जितने भी चांसलर है इस देश में, मैं थोड़ा सा विषय छट रहा हूं, 2 मिनट में विषय बोलूंगा। जितने भी चांसलर है शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति के नहीं। यहीं पर आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के जितने भी कुलपति हैं, कितने कुलपति अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं। हमारा राज्य, हमारा प्रांत, यहाँ के हम सेवक, यहाँ के हम मजदूर, यहाँ के हम मालिक, लेकिन शिक्षा में भी हमारी कोई भागीदारी नहीं है। आरक्षण की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से इंडस्ट्रीज देख लीजिए, अगर 1950 से हमें आरक्षण मिला और सचमुच संविधान के आर्टिकल 46 के तहत अगर हमारा विकास होता, समुचित विकास होता, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे रहते। हम लोग रोजगार देने वाले वर्ग बन जा रहे हैं। हम देते रोजगार, आरक्षण नहीं मांगते। यहाँ पर आके शासन से हाथ जोड़ के कि साहब हमें दे दीजिए आरक्षण, इसके बगैर हमें तो मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं दिया। यहाँ इतने लोग बैठे हैं हमारे समाज क्षेत्र के, इधर भी बैठे हैं। कौन है इंडस्ट्रीज का मालिक? हाथ उठा बता दो कि मेरे पास एक इंडस्ट्रीज है। आर्थिक समानता की बात तो किया था ना संविधान में, आर्टिकल 46 में, कि आर्थिक समानता के रूप में क्या इस देश के संसाधन के बंटवारा सही अर्थों पे हमारे इस देश के नागरिकों के बीच में हुआ? जाति को छोड़ दीजिए, नागरिकों की बात कर रहा हूं मैं। नहीं हुआ। जिन वर्गों को दबाना था आज तक दबाते रहा है, और हम लोग हाथ जोड़ के मात्र आरक्षण मांगते रहे कि चपरासी बना दो,
वो सफाई कर्मचारी बना दो, वो और ज़्यादा नहीं तो बाबू बना दो। यही हमारा ध्येय रहा। हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। इसलिए आज ये जो समन्वय हुआ, दो चीजें इस बिंदु को अलग करता है। एक जो है पदोन्नति वाला मामला, मैं मानता हूं कि ये कर्मचारियों का मामला है, चलो पदोन्नति होगा, कर्मचारी आगे बढ़ेंगे। लेकिन भर्ती तो सामाजिक मामला है ना, विशेष भर्ती अभियान तो आपका मामला है ना, बैकलॉग भर्ती तो आपका मामला है ना, आपके बच्चे आएंगे ना, समाज के बच्चे आएंगे। तो जब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, दूसरा चीज, जब हम पदोन्नत हो जाएंगे तो हमारा जो जगह है वो खाली हो जाएगा। वो जगह जब खाली हो जाएगा तो रिक्रूटमेंट पैदा होगा, भर्ती पैदा होगा, खाली जगह पैदा होगा तो आपके बच्चे आएंगे। लेकिन समाज में यही फैला दिया गया है वो मर्म कि नहीं, कर्मचारी के ही बच्चे आएंगे, बाकी और कोई बच्चे नहीं आएंगे। इसलिए समाज के साथ हमें नहीं मिलता। आज समाज की साथ की जरूरत है। हमारी जरूरत आपको है, आपकी जरूरत हमको है। और ये दोनों की जरूरत अगर कोई एक साथ, अगर कोई हम एक दिशा में काम करेंगे, निश्चित तौर से आप देख लेना हर क्षेत्र में इस वर्गों की विकास होगा। आज विकास नहीं होने का कारण है कि हम लोग अलग अलग हैं। कर्मचारी का मुद्दा हल करें, समाज का मुद्दा हल करें। अब शासन के पास दोनों जाते हैं तो दोनों को बराबर लाठी बरसाता है, बोले दोनों को बंटवारा मिलेगा। कहते हैं आपको क्या बंटवारा चाहिए? नौकरी का बंटवारा। तो चलो आप ठीक है, 4 डंडा खा के चलो अपने घर जाओ। हमारे सामाजिक क्षेत्र का आते भाई हमारे समाज में विकास नहीं हो रहा है, ये हमारा जो जरूरत नहीं पूरा हो रहा है, तो आ जाइए भाई हमारे पास है आपके, उसको भी 4 डंडा मार के घर भेज देते हैं। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, और लड़ाई किसके साथ करवा देती है सरकार? पुलिस के साथ। और पुलिस को बोल देता है वो आंदोलन करने जा रहे, ठीक से लाइन ऑर्डर मेंटेन करना और सबको बढ़िया प्रसाद देकर भेजना, किसी को कमी मत रह जाए। ये सरकार, ये ऐसा काम सरकार हमारे साथ करती है। और वही सरकार जब उनको बनाना होता है, अपनी सरकार जब बनाना होता है, तो वो हम लोगों के बीच में जाकर बोले एक बार और मौका दे दे, बराबर ठोकाई कर दे। और हम भी लोग दे देते हैं मौका कि बराबर ठोकाई नहीं हो तो इस समय मौका देंगे तो अच्छा बराबर ठोकाई होगा। ये समाज की अवधारणा है। इसलिए मार खाना छोड़िए, क्योंकि जैसे हम सड़क में जाते हैं रगड़ के मार खाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और 10 तो समझ के जो नहीं लगना चाहिए वो भी धाराएं लग जाती हैं। बहुसंख्यक 45% के हकदार हों। अजाक्स ने एक मांग किया था कि अनुसूचित जाति में 10 जातियों को और शामिल किया था। उस 10 जातियों की जनसंख्या जो अपने अपने जाति बता रहे, 5 जो महारा समाज का था, सारथी समाज का, वो भी अपने 2% बताती है। हमने सरकार से मांग किया था कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या इस प्रदेश में 17% होगी, क्योंकि वो पहले पिछड़े वर्ग में आते थे। उसको सरकार ने मान लिया, उसको बोला कि ये मांग नीतिगत है। तो अब 17% अगर कोई अनुसूचित जाति और 32% अनुसूचित जनजाति और दोनों मिला दिए तो 49%, आधा हिस्सा तो हमारा इस राज्य का ना, और मालिक हम बना देते हैं 2% वाले। इसलिए आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है समान बंटवारा। सबको बराबर बंटवारा मिलना चाहिए। देश के सिटीजन के नायक, सिटीजन के होने के तारतम्य में। इसीलिए आज हमें इसकी जरूरत पड़ी, आपकी जरूरत पड़ी। आप सरकार बनाते भी हो और सरकार बिगाड़ते भी, और हम भी लोग सरकार के पीछे पीछे घूमते भी हैं और सरकार का सम्मान भी बढ़ाते हैं। तो अब ये सारी चीजें होना चाहिए, सबके हक बराबर मिलना चाहिए। इसलिए दूसरा चीज जो मेरा विषय था, ये तो एक सामान्य चीज थी कि जो आप लोगों के साथ बैठने का जो पहल अजाक्स ने जो किया, हमारे आदिवासी शासकीय सेवक संघ ने किया, हमारे ऊर्जा विभाग के साथियों ने किया, हमारे लीगल सेल का, इसलिए हमें करना पड़ा। जिस राज्य के इस भारत में अगर देखा जाए तो आधी आबादी वाला SC/ST का राज्य छत्तीसगढ़ है। उसमें आज भी हम नौकर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, जबकि यहाँ का मालिक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जितने भी शासन के नियम अधिनियम जो लागू होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के ऊपर थोप दिया जाता है। किसी को ट्रांसफर करना है, पनिश करना है, तो उसको बता दिया गया है बस्तर से अच्छा जगह आपके लिए नहीं है। हमारे लोग इसीलिए भाग नहीं लेते हैं।
रायपुर में रहने वाले बोलोगे कि चलो आंदोलन में, बोले बढ़िया भैया मैं सिंहासन में बैठे तुम्हारे आंदोलन तुम करो, मैं नहीं जाना, उधर भेज देगा तब मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो भी समाज की लड़ाई के लिए जब कर्मचारी की लड़ाई बारी आती है तो पीछे हट जाता है। कारण यह हमें बता दिया है कि वो वनवास वाला क्षेत्र है करते, पनिशमेंट क्षेत्र है करते। हम चाहते हैं सभी को मौका मिले, सभी को उस जगह का लाभ मिलना चाहिए। जो ब्रिलियंट है, जो प्रतिभाशाली है, जो मेरिटोरियस है, उनको तो क्षेत्र में जाके विकास का काम करना चाहिए। जो वर्ग अपने आप को बोलता है कि मैं मेरिटधारी हूँ, उन वर्गों को जाके उन क्षेत्रों में बेहतर काम करना चाहिए। उन क्षेत्रों में उनका काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत आपके बस्तर में है इस मेरिटधारियों का काम करना। तो मेरिटधारी जहां पर विकास हो गए वहीं पर हम रहेंगे बोलता है, जहां विकास नहीं हो वहां मत भेजो, वहां किसको भेजो, ये आरक्षित वर्ग भेजो। ये सारे जो बेईमानी वाली जो बात है ये नहीं चलेगा। सभी का समान बंटवारा होना चाहिए, वर्गों का समान बंटवारा होना चाहिए, धर्म का भी समान बंटवारा होना चाहिए, राजनीति का भी समान बंटवारा होना चाहिए, शिक्षा का भी समान बंटवारा होना चाहिए, अर्थ का भी समान बंटवारा होना चाहिए। अगर आप सब लोगों ने साथ दिया, जितने भी हमारे समाज प्रमुख बैठे हैं, अगर सब ने साथ दिया तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया सूर्योदय होगा। वो सामाजिक समानता का सूर्योदय होगा, सामाजिक न्याय का सूर्योदय होगा, वो समान आर्थिक विकास का सूर्योदय होगा, वो समान सर्विस करने का सूर्योदय होगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को जिस ढंग से दबाया जाता है, जिस ढंग से प्रताड़ित के हाथ जोड़ने से जाते हैं, बता रहे जिस सरकार को हम बनाते हैं ना, उसके पास हाथ जोड़ के जाते हैं। एक उदाहरण है ना, वो मूर्ति को जो बनाता है ना, जो भगवान की मूर्ति को जो बनाता है, और वो मूर्तिकार उसको बनाया है, सारे रंग रूप को ही दिया है, और वही मूर्तिकार जो उसका जन्मदाता उसके पैर में गिरता है, भगवान मेरे को आशीर्वाद दो। ये आज हमारी स्थिति है। जिसको हम बनाते हैं उसी के पैर में जाके गिर जाते, भगवान आशीर्वाद दो। वो बोलता है तो वो तुम्हारी समझ के जरूरत थी इसलिए मेरे को बनाया हो, बंटवारा कैसे करूंगा ये मेरी हिस्सेदारी, मैं कैसे करूंगा वो मैं जानता हूं। इसलिए ये आरक्षण तो एक विषय था, आप सबसे मिलने का एक बहाना था। आप सबका मैं साधुवाद करता हूं कि आप सब ने एक बुलावे पे आया। हमें रोड में लाठी खाने की जरूरत नहीं है, अपने भीड़ को इकट्ठा करने की जरूरत है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमारे मुद्दा पहुंच पाए। मैं अपने अजाक्ष के जितने भी बैठे हैं पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष लोग हमारे सारे आए, जिला अध्यक्ष सारे आए, प्रांतीय प्रतिनिधि आए, संभाग अध्यक्ष लोग आए, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि ग्राम के अंतिम इकाई तक आपको काम करना है। सर्विस के अलावा 4 घंटा समाज के लिए काम करना है। आज समाज और हमारे बीच में दूरी बनी है, उसकी जवाबदेही हमारे कर्मचारियों को। हम लोग स्वार्थी थे कि समाज को हम लेके नहीं चल पाए। जब भी नौकरी लगा गांव को छोड़ के आके कॉलोनी में बस गए। हमारी जरूरत गांव को थी, हमने कॉलोनी वाले को विकास करना चालू कर दिया। इसलिए समाज और कर्मचारियों की दूरी बढ़ गई है। अब ये दूरी खत्म होनी चाहिए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय अजाक्ष, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय सेवा, जय बुढ़ापा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती सर, आपने तो